आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 5 ज़रूरी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो काश काश मुझे सीएनसी फील्ड जॉइन करने से पहले किसी ने बता दी होती तो मेरी ज़िंदगी और मेरी शुरुआती स्ट्रगल थोड़ी-सी आसान हो जाती। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और सीएनसी फील्ड में आने का सोचा, तब मेरे दिमाग में बहुत बड़े-बड़े सपने थे। मुझे लगता था कि यार सीएनसी का मतलब है प्रीमियम मशीन्स, हाई-फाई प्रोग्रामिंग, एसी वाला क्लीन एनवायरनमेंट। मैं उन लोगों को देखता था जो इस फील्ड में बड़ी पोस्ट पर थे, वो बड़ी गाड़ियों में आते थे, लैपटॉप ओपन करके काम करते थे, कानों में एयरपोड्स लगाए हुए हैं और इंग्लिश में अपने जूनियर्स को गाइड कर रहे हैं और मुझे उन्हें देख के लगता था कि यही है जो मुझे चाहिए। मतलब मैकेनिकल वालों के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन जब मैंने एक्चुअली इस फील्ड को ज़मीन पर जॉइन करा, तो मेरा दिमाग जो उन बड़ी-बड़ी गाड़ियों और ड्रीम जॉब के लिए सेट था, उसे ऐसे भयंकर झटके लगे जिसकी कोई हद नहीं। पूरा डिमोटिवेट हो गया मैं, पूरा अंदर से टूट गया कि यार कहाँ फँस गया यार, ये चीज़ तो किसी ने बताई ही नहीं। तो अगर आप भी सीएनसी फील्ड जॉइन करने की सोच रहे हो, तो आपको ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए ताकि आपको झटका ना लगे जब आप इस फील्ड में जाओ। कुछ और सोच के इस फील्ड को जॉइन कराया और मिला कुछ और है और वहाँ पे जाके आप डिसअपॉइंट ना हो जाओ। मेरा नाम विकास राणा है और मैं पिछले 13 साल से सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी जर्नी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करी थी। मैंने वो फेज़ देखा है जहाँ फ्रस्ट्रेशन होती है, ग्रोथ एकदम स्लो हो जाती है और दिमाग में बहुत बड़ी कंफ्यूजन एंड सेल्फ डाउट आ जाता है कि क्या मैं गलत फील्ड में फँस गया हूँ या मेरी नॉलेज ही कम है या फिर अब यहीं पे ही मुझे गुज़ारा करना पड़ेगा भाई, मेरी ज़िंदगी इसी फील्ड में खत्म हो जाएगी। देखो ये वीडियो मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना कि आप सीएनसी फील्ड मत जॉइन करो, ये सपने मत दिमाग में रखो। मैं सिर्फ आपको सच्चाई बताने आया हूँ कि सीएनसी फील्ड में अंधाधुंध पैसा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये तो गारंटी है। लोग सीएनसी सीख के खुद का काम शुरू करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर है उनका, मैं तो कुछ भी नहीं उनके आगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले इस फील्ड की रियलिटी के लिए मेंटली तैयार होना पड़ेगा। आज मैं वही 5 बातें बताऊंगा जो काश किसी ने मुझे बताई होती तो मुझे उतनी मुश्किल नहीं आती जितनी मैंने फेस कर। सबसे पहली चीज जो मुझे पता होनी चाहिए थी जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन करने का सोचा, वो चीज थी नो अर्ली एक्सपेक्टेशन। शुरुआत में बड़ी एक्सपेक्टेशन रखना बिल्कुल छोड़ दो। अगर आज मेरे सामने वो 13 साल वाला विकास खड़ा होता ना, तो मैं उसको डेफिनेटली ये चीज समझा देता उसके दिमाग में कि भाई साहब अपने दिमाग से ना बड़े बड़े सपने निकाल दे, ख्याली पुलाव बनाने बंद कर दे। स्टार्टिंग के 2 साल में गाड़ी की तो छोड़ दे, तेरा खर्चा चल जाए, बस इतने ही पैसे मिलेंगे। रियलिटी ये है कि पहले 2 साल आप ज्यादातर केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक सीएनसी ऑपरेटर होते हो और इस ऑपरेटिंग पोस्ट पर आपकी सैलरी कितनी होती है? हार्डली 11,000, 12,000, 13,000 महीने। उसमें से 2,500 रूम का रेंट, 3,500 खाने पीने का हो गया, 1,000 रुपए आने जाने का हो गया, बाकी थोड़ा बहुत 2-3,000 घर पे भेजना है और सारे पैसे खत्म। और यही वो सबसे डेंजरस फेस है जहाँ पे 80% लड़के जो मेंटली तैयार नहीं होते इस फील्ड के लिए, वो बुरी तरह टूट जाते हैं और ये फील्ड छोड़ देते हैं। या तो सेल्फ डाउट में चले जाएंगे कि मुझसे यार इस फील्ड में काम नहीं होगा, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये फील्ड ही बेकार है। अगर मुझे इस चीज का पहले पता होता ना, तो मैं सैलरी और कंफर्ट के बारे में सोचता ही नहीं। मैं अपना दिमाग पहले बना के जाता कि ठीक है, 2 साल मुझे तकलीफ झेलनी ही झेलनी है, मुझे शिफ्टें लगानी पड़ेगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, खाने पीने का टाइम नहीं मिलेगा और बहुत सारा उसके साथ एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, चीजें पढ़ने के लिए, चीजें सीखने के लिए 12-12 घंटे खड़े रहना पड़ेगा और ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो मुझे उतनी परेशानी नहीं होती जब मुझे ज्वाइन करके एकदम से झटका लगा। इसलिए पहले 2 साल किसी भी मैजिक की उम्मीद मत रखना, सिर्फ अपने सर्वाइवल और अपनी फाउंडेशन को सॉलिड करने पर फोकस करना है। ऐसे टाइम बाद में आएगा। दूसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए थी, मैं अपने आप को जरूर बताता ये फील्ड ज्वाइन करने से पहले, इट इज नॉट अ ग्लैमरस जॉब। ये शुरुआत में कोई ग्लैमरस ऑफिस जॉब नहीं है जहाँ पे आप एसी के नीचे बैठ के आराम से काम कर। जब मैं इंस्टीट्यूट में था, मेरे दिमाग में क्या इमेज बनी थी, मैं यूट्यूब पर देखता था कि वहाँ चमचमाती हुई हास या मजाक की मशीन चल रही, रोबोट आर्म आकर कंपोनेंट खा रही है, एसी चल रहा है, एक क्लीन एनवायरनमेंट है और एक इंजीनियर कंप्यूटर पे बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहा है। लेकिन इंडियन सीएनसी शॉप फ्लोर्स की एक्चुअल रियलिटी यूट्यूब के कंपैरिजन में बहुत अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। ऑयल, ग्रीस, जलता हुआ कूलेंट, ये सारा मिलेगा आपको आसपास। लोग जो हैं वो भागे फिर रहे हैं प्रोडक्शन निकालने के लिए, आपसे कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा, कोई एयर कंडीशनर नहीं है। मैं जहाँ पे काम करता था ना, जहाँ पे मेरी पहली नौकरी लगी थी, ऊपर टीन थी वहां
वहाँ पे, यानी कि टीन के पत्रे डले हुए थे। तो वो इतनी गर्म हो जाती थी गर्मियों में कि जब मुझे डाई उतारनी और डाई लगानी होती थी, एक डाई का काम खत्म करने के बाद मेरी जान निकल जाती थी और उस वक़्त अंदर से ऐसे आवाज़ आती थी, काश किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकाल दे यार भगवान। क्रॉस वेंटिलेशन तक नहीं थी उस कंपनी में। हैवी कंपोनेंट उठा के लोड कर रहा हूँ और इतनी बड़ी मशीन थी वो, कुराकी मशीन थी, मुझे आज भी याद है, एचएमसी मशीन थी रफिंग के लिए। उसमें जो टूल भी लगते थे ना, वो ऐसे कंधे पे लगा के उसके अंदर लगाने पड़ते थे, तो इतना हैवी टूल होता था। मेरा खुद का वेट जो था उस टाइम वो 50 केजी था और जो टूल उठा के मैं लगाता था वो कम से कम 20-22 किलो का होता था। तो आप समझ सकते हो कि कितना एफर्ट था उस टाइम। लेकिन मुझे उस वक्त एक सच नहीं पता था जो मुझे आज पता है। ये जो फिजिकल मेहनत मैं कर रहा था ना उस टाइम, ये जो पसीना बहा रहा हूँ और हर चीज मैं खुद अपने हाथ से कर रहा हूँ, कटिंग की आवाज मेरे कानों में जा रही है, कटिंग की फील दिन रात सुन रहा हूँ मैं। आज 13 साल बाद मैं वही इंजीनियर हूँ जो बिना मशीन के अंदर देखे सिर्फ साउंड सुन के बता सकता हूँ कि मशीन की आरपीएम सही है या नहीं, स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है, टूल लंबा है या उसका ओवरहैंग प्रॉपर है, कूलेंट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। चिप देख के बता सकता हूँ मैं कि कितना डेप्थ ऑफ कट लिया होगा, चिप का कलर देख के बता सकता हूँ मैं कि टूल जल्दी घिसेगा या स्लो घिसेगा। तो ये मैजिक कोई किताब पढ़कर तो आ नहीं सकता ना। ये इसलिए आया क्योंकि मैंने अपने हाथों से ग्रीस और पसीने में भीग कर वो ग्राउंड लेवल के काम को खुद महसूस करा है। तो खुद को मेंटली स्ट्रांग बना लो कि ये आईटी या सॉफ्टवेयर वाली फील्ड नहीं है जहां डे वन से एसी और बीन बैग्स मिलेंगे आपको। ये हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ लोहे को काटने के लिए पहले खुद को लोहा बनाना पड़ता है। तो ये चीज ज्वाइन करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। मुझे पता होती तो मैं इसके लिए पहले से तैयार रहता। तीसरी चीज, जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा झटका दिया, और वो तो सच में यार अगर मुझे कोई बता देता ना तो मेरी स्ट्रगल बहुत कम हो जाती, और वो चीज है सेल्फ लर्निंग। यानी कोई आपका प्रॉपर मेंटर नहीं बनेगा। मुझे ऐसा लगता था कि कंपनी में पहले काम करूंगा, जब मुझे ये काम आ जाएगा फिर मुझे अगला सिखाएंगे ये, फिर मैं अगला करूंगा, फिर मुझे अगला सिखाएंगे, ऐसे मैं आगे बढ़ता रहूंगा। तो मैं वेट करता रहा कि कोई मुझे सिखाएगा। लेकिन जब कंपनी के अंदर में आया और मैंने देखा कि सिखाना तो दूर है, कोई बात भी नहीं कर रहा, कोई आपके साथ फ्रेंडली होने को तैयार नहीं है। आपको उतना ही काम सिखाया जा रहा है जितना उनको चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ना वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो और ना आपको ऐसा कुछ सिखा रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। दे जस्ट वांट द प्रोडक्शन, दैट्स ऑल। हरा बटन दबाओ, पार्ट चेक करो, पार्ट अंदर लगाओ, फिर से हरा बटन दबाओ, इतना ही काम है। तो मैंने ज्वाइन करा। मेरा मासूम सा भरोसा इस बात पे था कि यार मेरा बॉस या मेरा शिफ्ट इंचार्ज होगा, मैं उनकी हर बात मानूंगा, उसके बदले में वो खुश होकर मुझे सेटिंग और प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। और मैं सच में उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, अभी भी करता हूँ। वो उनका अलग कारण है कि वो मुझे नहीं सिखाते थे, बिकॉज उनके अलग रीजंस थे। उन्होंने प्रोडक्शन निकालनी होती थी और वो मुझे सिखाने नहीं आए वहाँ। उनका मेन काम मैनेजमेंट को सुबह आकर 500 कंपोनेंट की प्रोडक्शन देना था, मुझे फ्री की ट्यूशन पढ़ाना नहीं। तो अगर किसी से उम्मीद नहीं रखनी है तो सीखे कैसे? अग्रेसिव सेल्फ लर्निंग इज द ओनली वे। जान लगा दो खुद से सीखने के लिए चीजें। अगर मैं उस वक्त वाले विकास को समझाता तो बताता भाई वहां प्रोडक्शन का काम भी करना है, सीनियर की डांट भी सुननी है, लेकिन सीखने के लिए किसी उस्ताद का इंतजार मत करना। नॉलेज चुरानी सीख ले। जब सैटर्न G54 का ऑफसेट ले रहा है ना तो ध्यान से देख कि वो क्या क्या कर रहा है। स्टेप डाउन कर, MDI मोड में उसने क्या टाइप करा और उससे क्या हुआ, उसे डाउन कर। मशीन के स्क्रैप में पड़े पुराने मैनुअल उठा, उसे पढ़। ऑनलाइन कोर्सेज ढूंढ, यूट्यूब पर वीडियोस देख, टूलिंग वेंडर्स के PDF डाउनलोड कर, कैटलॉग्स डाउनलोड कर। इतने सारे रिसोर्सेज हैं आज के टाइम में रीड करने के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। आज तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया हर एक चीज सीखना, लेकिन उस टाइम में ये चीजें डिफिकल्ट होती थी। लेकिन फिर भी मैं, अगर मुझे गाइड करता ना कोई कि ऐसे ऐसे सीखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट मत करना, तो मैं इतने महीने टाइम वेस्ट नहीं करता किसी दूसरे के पीछे कि ये मुझे सिखाएगा। मैं खुद सेल्फ रीडिंग करता और आज सेल्फ लर्निंग की वजह से ही मैं ये सारा कुछ कर पा रहा हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ये स्टूडियो मैंने खुद डिजाइन करा है अपना, अपनी वेबसाइट मैंने खुद डिजाइन करी है, अपने कोर्सेज, डिजिटल कोर्सेज मैं खुद डिजाइन करता हूँ और खुद डिसाइड करता हूँ कैसे क्या लगेगा। इसके साथ साथ मैं साथ में मशीन्स की ट्रेनिंग देता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, यानी कि टोटल मैकेनिकल बंदा हूँ मैं। तो ये सारी चीजें कैसे सीखी मैंने? क्या मैंने ये जाके किसी से पूछा है? कोई नहीं बताता, किसी को पता ही नहीं चलता। पहली बात तो इसे चाहिए क्या, और दूसरी चीज किसी के पास टाइम भी नहीं है।
तो मैंने ये सारी चीजें ऑनलाइन सीखी, खुद सेल्फ लर्निंग करके सीखी। अगर मैं सीख सकता हूँ ना तो कोई भी सीख सकता है। तो जॉब के साथ साथ ड्यूटी के बाद अपने रूम पर आकर जब सब सो रहे हो तब अपना लैपटॉप खोलो, फोन खोलो और पढ़ो। यही एक लौता रास्ता है आगे बढ़ने का, और कोई तरीका है ही नहीं यार, नहीं और कोई तरीका, समझ लो बस ये बात। ऑनलाइन ही एक ऐसी चीज है जहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होती, आपको ज्यादा आता है चाहे आपको कम आता है, वहां पे लोग सीधा सीधा दे देते हैं, डेटा भी है ये ले ले, ये सारे पढ़ सकते हैं, चाहे किसी ने कोई भी डिग्री करी हो, किसी ने कोई भी डिप्लोमा करा हो। ऐसा नहीं है कि टीचर उसे ज्यादा सिखा रहा है, उसे कम सिखा रहा है, सबको सेम चीज मिलेगी। आप मेरी macvida.com वेबसाइट पे अगर जाएंगे, अगर वहां जाके भी आप देखेंगे जो मैंने कोर्सेज डिजाइन करे वो बड़े अच्छे तरीके से करे, बिकॉज मैंने खुद मशीन चलाई है, तो मुझे पता है कि एक ऑपरेटर लेवल को क्या क्या चीजें किस किस तरीके से समझानी है। तो वो सारे कोर्सेज इस तरह से स्ट्रक्चर करे हैं मैंने कि आप चाहे 10th पास भी हो ना, आपकी नसों में उतार दूंगा मैं सीएनसी मशीन। और जिन्होंने वो कोर्स करा है वो ये चीज बताते हैं। तो मेरी macvida.com वेबसाइट जरूर विजिट करें, वहां पे जाके अगर आपको अच्छे लगे, अगर आपको लगे कि किसी चीज की आपको जरूरत है, किसी कोर्स की आपको जरूरत है, वो वहां पे आप कोर्स खरीद सकते हो। सारे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, लाइव नहीं है कि मैं 8 बजे बैठूंगा, अगर आपने मिस कर दिया तो पंगा हो जाएगा। पहले से सारे के सारे कंसेप्ट के क्लासेस रिकॉर्डेड हैं जो आपको दे दी जाएगी पूरी जिंदगी के लिए। 10 बार देखो, 20 बार देखो, 30 बार देखो, 5 साल बाद देखो, 5 साल पहले देखो, डाउनलोड करके अपने पास रखो, हर एक चीज की फैसिलिटी अवेलेबल। आप चाहो तो, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो मेरी एप्लीकेशन macvida.com भी डाउनलोड कर सकते हो। चौथा पॉइंट, अगर मैं खुद को बताता तो शायद मैं बात बात पर डीमोटिवेट ना होता इस लाइन में, और वो पॉइंट है द जे कर्व ऑफ ग्रोथ। जब मेरा पहला साल सीएनसी में बीता ना, तो मैं 13,000 महीने पे काम कर रहा था। मुझे लगा चलो नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट हो जाएगा, पैसे बढ़ जाएंगे। दूसरा साल बीता, पता चला कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही है, कंपनी ने पैसे ही नहीं बढ़ाए, मैं वापस वही 13,000 पे लगा हूँ। तो 2 साल बीत गए, तीसरा साल आया, तीसरे साल भी ऐसे सुनने में आ रहे हैं कि यार 600-700 ही बढ़ेंगे। तो मैं देख रहा हूँ यार कि मैं रीड भी सब कुछ कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, सेल्फ लर्निंग भी कर ली, लेकिन अभी तक जो है वो सैलरी मेरी वहीं स्टक है। और मैं कैलकुलेशन करी कि भाई अगर हर साल मेरे 700 रुपए बढ़ते हैं तो अगले 10 साल में बढ़े मेरे 7,000 रुपए, 13 + 7 = 20,000 रुपए। चलो 20% ऐड कर लो, 30 ऐड कर लो, 40 ऐड कर लो, तो हो सकता है 10 साल बाद मैं 30 कमाने लग जाऊं ज्यादा से ज्यादा। इसमें तो ग्रोथ ही नहीं है। तो तीसरे साल में मैं पूरा नेगेटिव हो चुका था कि यार इस फील्ड में कुछ नहीं रहा। सब झूठ बोलते हैं कि यहाँ लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, घंटा कमा लो, लेकिन मैंने उस तीसरे साल में अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा। मैं अलग अलग जगह पे नई और अच्छी पोस्ट के लिए एग्रेसिवली अप्लाई करना शुरू कर। मुझे बहुत रिजेक्शन मिली, इंटरव्यूज क्लियर नहीं हुए, पहले तो कॉल ही नहीं आती थी, फिर मैंने रिज्यूम को थोड़ा बहुत ट्वीक किया, उसके बाद मुझे कॉल आने शुरू हुए। लेकिन आखिर में तीसरे साल में मेरा सिलेक्शन हरियाणा की एक छोटे से गाँव की प्राइवेट कंपनी से सीधा एक बहुत बड़ी यूरोपियन एमएनसी कंपनी में हो गया। और सबसे बड़ा हार्ट स्टॉपिंग झटका मुझे तब लगा जब उस यूरोपियन कंपनी ने ज्वाइन करने के सिर्फ 1 महीने बाद ही मुझे एडवांस ट्रेनिंग के लिए सीधा लंदन भेज दिया। और जिस दिन एचआर ने बताया ना कि विकास तेरा लंदन का टिकट और वीजा प्रोसेस हो गया है, मेरे लिए भाई वो सपना ही था। मतलब आंखें मेरी खुली हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यार ये हो गया क्या, ऐसा हो गया क्या, अच्छा मैं लंदन जा रहा हूँ। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे पता था कि कल उठ के मुझे दोबारा पहले पुरानी वाली कंपनी में जाना है, अभी रिलीविंग नहीं मिली है, जाके काम करना है, शिफ्ट लगानी है, लेकिन फिर भी पूरी रात मुझे नींद नहीं। और सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सुन लो, जब मेरी कंपनी को पता चला कि मैं छोड़ रहा हूं तो उन्होंने मेरी सैलरी पुरानी कंपनी 13,000 से सीधी 28,000 कर दी। लेकिन मैं रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि दूसरी कंपनी मुझे 40,000 दे रही थी पहले। लेकिन मैं वहां भी नहीं रुका, मैं दूसरी कंपनी में गया और फिर एक एक्सपोजर के बाद कुछ महीने वहां पे काम करने के बाद मैंने एक और स्मार्ट स्विच करा, जिससे मेरी सैलरी सीधा 60,000 हो गई। तो समझ में आ रही है कहानी? यानी पहले 2.5 साल मैं 13,000 पे रहा, अगले 2 ही साल में 5 गुना मेरे पैसे बढ़ गए। तो ये होती है सीएनसी फील्ड की असली पावर। शुरुआत में ग्रोथ काफी स्लो होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये काफी तेजी से बढ़ने लगती है। तो एकदम से जे कर्व आता है इसमें। तो ये बात अगर मुझे पहले बता देता ना कोई, तो मैं इंतजार करता और मैं डीमोटिवेट नहीं होता। मैं तरीके से और कंपनियों में अप्लाई करना शुरू करता और भरोसा रखता इस फील्ड पे और अपनी स्किल पे। 5वां पॉइंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज तो मुझे खुद ही पता चली है, किसी ने बताई ही नहीं, कभी भी नहीं बताई, और वो चीज है हार्ड वर्क
वर्क अलोन इज नॉट इनफ। अब इस बात को समझो, ये बात ना बहुत कड़वी है और कई लोगों के नेचर से, कई लोगों के स्वभाव से ये बिल्कुल ऑपोजिट है और वो चीज सारी जिंदगी नहीं कर पाते, वो ये चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हम मिडिल क्लास लड़कों के दिमाग में बचपन से एक बात डाली जाती है कि काम करो, फल की चिंता मत करो, अपना काम ईमानदारी से करो, भगवान सब देख रहा है और कंपनी का मालिक भी तुम्हें एक दिन इनाम देगा। कॉर्पोरेट और मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रैक्टिकल दुनिया में ये रूल बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। सिर्फ लगातार गधे की तरह काम करना इनफ नहीं है। यहाँ भगवान तो देख रहा है, वो हर जगह हमें देख रहा है, लेकिन कंपनी का प्लांट हेड या फिर बॉस आपको नहीं देख रहा, ना ही कभी देखे। आपको अपना काम रिप्रेजेंट करना आना ही चाहिए किसी भी हालत। मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक क्रिटिकल कंपोनेंट में वीएमसी मशीन पर चैटर मार्क आ रहे थे, 2 दिन से प्रोडक्शन रुकी हुई थी, शिफ्ट इंचार्ज से सॉल्व नहीं हो रहा वो काम। मैंने रात की शिफ्ट में 3 घंटे एक्स्ट्रा लगाकर अकेले ने उस मशीन को चेक करा और पता चला कि कुछ पैरामीटर एरर था उसमें। मैंने वो पैरामीटर सेट करे, फिक्स कर दिया और एकदम धड़ाधड़ मशीन चल। लेकिन सुबह क्या हुआ, शिफ्ट इंचार्ज ने मैनेजर के सामने रिपोर्ट दी और थोड़ी ठीक ठाक इंग्लिश में बोला, सर आई इन्वेस्टिगेटेड द इशू लास्ट नाइट एंड इंस्ट्रक्टेड विकास टू एडजस्ट द ड्रॉवर टेंशन एंड नाउ द मशीन इज परफेक्टली फाइन। उस एक इंग्लिश के सेंटेंस ने मेरी 3 घंटे की खून पसीने की मेहनत चुरा ली। और ऐसा अभी भी होता है मेरे साथ, पहले भी होता था, अभी भी होता है, लेकिन अभी मैं अवेयर हो गया हूँ। क्रेडिट वो ले गया और मैं चुपचाप ऑपरेटर की तरह वहां खड़ा रहा। अगर अपनी बनाई हुई चीज को दिखाना और उसका हक मांगना नहीं आता आपको, तो आपकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। जो आपने किया है उसका क्रेडिट आपको मिलना ही चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है, उसको दिखाने में कोई गलती नहीं है, शर्माना नहीं है, किसी का क्रेडिट नहीं लेना कभी भी जिंदगी में, बहुत ही गंदी चीज है ये। अपना क्रेडिट छोड़ना नहीं। और अपने काम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे जरूरी वेपन है कम्युनिकेशन स्किल। इंडिया के अंदर कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपने थॉट्स को क्लियर रखना नहीं होता है, बल्कि बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग भी है। वैसे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी चीज अच्छे से किसी दूसरे को बता पाना इस कम्युनिकेशन। लेकिन इंडिया में इंग्लिश से बहुत ज्यादा वेट देती है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश में कोई चीज रिप्रेजेंट करते हो, तो ये कड़वा सच है। इसलिए इंग्लिश बोलनी आपको आनी ही चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन और अपनी बातों को कॉन्फिडेंस के साथ रखने में वीक हो, तो सीएनसी का मास्टर होने के बाद भी आपकी सैलरी और पोस्ट हमेशा एक एवरेज सेटर वाली ही रहेगी, वो बनना बड़ा मुश्किल। इसलिए अपने हाथ और अपने दिमाग के साथ साथ अपनी जुबान पे भी मेहनत करना शुरू करो। रिप्रेजेंट करो, जो किया है उसे बताओ, मैंने किया है, प्रेजेंटेशन में बताओ, मीटिंग्स में बताओ। अच्छा मैं नहीं करनी, बताने का एक तरीका होना चाहिए। आई हैव डन दिस जॉब सर लाइक दैट, आई हैव एनालाइज दिस, उसके बाद मैंने इसमें पैरामीटर ठीक किए थे, उसके बाद फिर मैंने इसको किया। तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये काम आपने किया है। तो ये कुछ बातें थी जो अगर मैं खुद को 13 साल पहले जाके सिखा पाता तो मेरे लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती और मैं इतना परेशान ना होता सीएनसी फील्ड ज्वाइन करने के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीएनसी फील्ड ज्वाइन करने से पहले थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि आपको वहाँ पे क्या-क्या मिलेगा। तो उस हिसाब से आप अपना दिमाग प्रिपेयर रखो। ज्वाइन करनी नहीं करनी वो तो आपका ही डिसीजन रहेगा, है ना? उसमें मैं ज़बरदस्ती आपका डिसीजन नहीं बना सकता, सीएनसी में आओ, सीएनसी में आओ। लेकिन अगर आप वहाँ जाना चाहते हो, अगर आपने सोचा है, तो अपने दिमाग को तैयार रखो और अगर आपका दिमाग तैयार है, तो इस फील्ड में बहुत ग्रोथ है यार, बहुत ग्रोथ है, बहुत पैसा है इस फील्ड में, जिसकी कोई हद नहीं है। बस शर्त ये है, यू हैव टू गो इन अ स्ट्रेटेजिक way and you have to be prepared for any kind of situation। बाकी मेरी वेबसाइट पे जाके आप कोर्सेज जरूर चेकआउट करो, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ कोर्स आते हैं, बड़े अच्छे कोर्स डिजाइन करे हैं मैंने, बड़े अच्छे तरीके से हर चीज समझा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।